अब हमें जो सेकंड लर्निंग आउटकम अचीव करना है वो है कैलकुलेशन ऑफ पैरामीटर्स ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर। तो हम यहां पर बेसिकली अप्रोक्सीमेटेड एच पैरामीटर मॉडल का यूज करेंगे फॉर वेरियस पैरामीटर कैलकुलेशन ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर। तो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर रहेगा वो अगेन करंट गेन रहेगा, जैसा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी कैलकुलेशन देखा है। तो सबसे पहले हम यहां पर करंट गेन कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली अगर हमें करंट गेन कैलकुलेट करना है, यहां पर ए आई कैलकुलेट करना है, तो हमें ये तो पता है कि आउटपुट करंट यहां पर आपको कलेक्टर के थ्रू मतलब लोड करंट मिलने वाली है। तो आप यहां पर IL तो लिख देंगे बड़े आराम से, लेकिन डिवाइड बाय आप केयरफुल रहिएगा, IB नहीं लिखना है आपको, क्योंकि IB इस बार जो है आपकी वो इनपुट करंट नहीं है। IB जो है या जो बेस है आपका वो आपका ग्राउंड है डायरेक्टली। बेसिकली जो बेस है, इस बार आप कॉमन बेस एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं, तो कॉमन बेस एम्पलीफायर के लिए जो इनपुट होगा वो क्या होगा, आपका इमीटर करंट होगा। तो बेसिकली यहां पर आपको एक करंट और शो करनी होगी इस तरीके से, और ये जो आपकी करंट होगी ये करंट होगी आपकी IE, और इस IE करंट को ही आप कैसे ट्रीट करेंगे, लाइक अ इनपुट करंट। बेसिकली ये आपकी इनपुट हो गई और ये IL क्या हो गई, आपकी आउटपुट हो गई। तो आप यहां पर क्या शो करेंगे, IL अपॉन IE, ठीक है। यहां पर आप लिख सकते हैं वेयर IE इज इनपुट करंट, क्योंकि यहां पर आपका इमीटर क्या है, इनपुट है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पर अब आपको AI कैलकुलेट करना है। AI मींस IL अपॉन IE। तो आपको सिंपली यहां पर रिलेशनशिप देखने होंगे। तो अगर आप रिलेशनशिप देखें तो अगर आप इस पॉइंट पे जो आपका E वाला नोड है, E वाले नोड पे अगर आप KCL लगा दें, सो KCL एट E, तो आप देखेंगे कि IE करंट जो होगी वो इनकमिंग होगी, तो आप प्लस लिख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो IB है वो भी आपकी क्या है, इनकमिंग है, तो आप अगेन प्लस लिख देंगे। फिर अगर आप देखेंगे तो HFE IB भी क्या है, आपकी इनकमिंग है, तो इसे भी आप क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। इक्वल टू आप क्या कर देंगे, 0। तो ये आपका एक इक्वेशन यहां पर डेवलप हो जाएगा। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लें और यहां से IB की वैल्यू अचीव कर लें, तो IB की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, आप देखिए -IE अपॉन 1 प्लस HFE। तो ये आपको यहां से IB मिल जाएगा इस इक्वेशन से। अब आपका टारगेट जो है वो एक्चुअल में है क्या, वो है IL अपॉन IE निकालने का। तो अगर आप एक बार रिलेशनशिप देख लें IL के लिए, तो देखिए जो IL करंट है आप देख पा रहे होंगे, जो HFE IB है और IL है दोनों एक ही करंट है बट रिवर्स डायरेक्शन में। तो अगर आप माइनस HFE IB लें तो माइनस HFE IB आपकी इस तरीके से फ्लो होगी, आप देख सकते हैं। अगर आप यहां शो भी कर सकते हैं तो किस तरीके से शो करेंगे, ये आपका डायरेक्शन होगा माइनस HFE इंटू IB का, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन, और यही क्या बन जाएगी आपकी IL। तो आप IL क्या शो करेंगे, यहां पर IL आप शो करेंगे माइनस HFE इंटू IB। तो इसे आप जैसे ही IL शो करेंगे, अब आप देखिए जो IB की वैल्यू है, IB की वैल्यू आप यहां से पुट कर सकते हैं। तो IL इज इक्वल टू माइनस HFE इंटू IB। तो IB की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, माइनस IE अपॉन 1 प्लस HFE। तो इस तरीके से आप वैल्यू रख देंगे। तो इसके बाद आप देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो IE है अगर आप इसे लेफ्ट साइड लाकर डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, करंट गेन। तो AI इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, देखिए HFE अपॉन 1 प्लस HFE। तो ये आपका करंट गेन का फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर। तो ये जो हमने करंट गेन निकाली है कॉमन बेस एम्पलीफायर के लिए, अगर आप यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो जो HFE की वैल्यू है, मैंने आपको स्टैंडर्ड वैल्यू HFE की लिखाई हुई है, आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं अपने नोट्स में, 49 होती है। तो 49 अपॉन 50 बेसिकली ये जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 आती है। इसलिए जो कॉमन बेस का करंट गेन माना जाता है, अगर आप डायरेक्ट वैल्यू याद रखना चाहें तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है, आपका 1 होता है, ठीक है। तो कॉमन बेस जनरली कोई करंट गेन प्रोवाइड नहीं करता है, इसका करंट गेन वैल्यू क्या होता है, एग्जैक्टली 1, या बेसिकली आप अप्रोक्सीमेटली 1 बोल सकते हैं। देखिए एग्जाम में आपको एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है एम्पलीफायर्स के क्वेश्चन के लिए, कि जब भी आप कोई वैल्यू 1 पुट करते हैं, जैसे आप कॉमन कलेक्टर में आप AD को 1 बोलते हैं, वोल्टेज गेन को, तो इस बात पे आपको केयरफुल रहना है कि एग्जाम में अगर ऑप्शंस 0.99, 0.98 इस तरीके के भी हों,
तब आप फिर 1 पे रिस्क नहीं ले सकते हैं, फिर आपको HFE अपॉन 1 प्लस HFE का फॉर्मूला यूज करना होगा। लेकिन अगर 1 2 3 4 इस तरीके के ऑप्शन है तो आप 100% वहां पर 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो करेंट गेन AI इज इक्वल टू 1 अचीव कर लेने के बाद अब जो नेक्स्ट पैरामीटर हम अचीव करेंगे वो होगा इनपुट रेजिस्टेंस। तो बेसिकली जो इनपुट रेजिस्टेंस आर इन हम कैलकुलेट करेंगे, तो आर इन मींस इनपुट साइड आपको देखना है, इनपुट साइड वोल्टेज आपने क्या लिया है और इनपुट साइड ही करंट क्या है। तो इनपुट साइड देखिए करंट हमें पता है, हमने अज्यूम कर ली है IE, लेकिन देखिए अगर आप प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे तो हम V1 भी लेते थे, इनपुट साइड वोल्टेज जिसे हम V1 नाम देते थे। तो अगर आप देखेंगे फिगर को तो यहां पर V1 क्या होना चाहिए, अगर आप प्रीवियस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखें तो जो V1 हम लेते थे वो हम लेते थे इनपुट नोड और ग्राउंड के बीच का वोल्टेज। तो यहां पर बेसिकली इनपुट नोड क्या है आपका, इमीटर नोड है, और इनपुट नोड और ग्राउंड के बीच का वोल्टेज जो होगा दैट मींस V1 जो होगा आपका वो होगा RE और VSRS, जो दो पैरेलल ब्रांचेस है उनके अक्रॉस वोल्टेज होगा आपका V1। तो पॉइंट्स आपको ऐसे ही ध्यान में रखने हैं। देखिए अगर आप सेपरेटली चीजों को याद करने के लिए जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आप सारे फिगर्स के लिए एक जनरलाइज रूल बनाइए, जब भी आपको V1 देना हो हमेशा इनपुट नोड और ग्राउंड के बीच में अप्लाई करिए, जब भी आपको इनपुट करंट लेना हो हमेशा इनपुट नोड से इंसर्ट कराइए, जैसे आपने IE को कराया है। इस तरीके से आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, जैसे मैंने आपको इनपुट बाइसिंग रेजिस्टेंस के बारे में बताया, आउटपुट बाइसिंग रेजिस्टेंस के लिए बताया, क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर ये जो V1 है हमारा V1 अपॉन IE, ये आपका क्या हो जाएगा, इनपुट रेजिस्टेंस। तो आप लिख सकते हैं वेयर V1 इज इनपुट वोल्टेज। तो यहां पर आर इन का जब आप कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे तो आपको V1 और I में रिलेशनशिप चाहिए। तो अगर आप मेन फिगर पे वापस जाएं तो आप देखिए कि V1 और IE में जो आपको रिलेशनशिप चाहिए उसके लिए आपको बेसिकली KVL यूज करना पड़ेगा, KVL यूज करना पड़ेगा, या कहीं पर अगर KCL लग रहा हो तो वो आपको यूज करना पड़ेगा। तो आप देखिए कि V1 आप किस तरीके से KVL अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो एक अगर आप इस लूप से KVL चलाएं IB इंटू HI प्लस V1, देख सकते हैं आप ऐसे अगर आप KVL चलाते हैं तो ग्राउंड तक आप आ जाएंगे V1 के थ्रू। तो आप यूज कर सकते हैं KVL। तो बाय KVL IB इंटू HI प्लस V1 इज इक्वल टू 0, ये आप लिख सकते हैं एक इक्वेशन। तो यहां से आपका जो IB का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस V1 अपॉन HIE, ठीक है। इस तरीके से आप यहां पर IB की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहां पर आपने एक KVL इक्वेशन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद अब अगर आप देखें तो KVL इक्वेशन के बाद अब आपका टारगेट क्या है, एक्चुअल में आपका टारगेट है V1 अपॉन IE लिखने का। तो अगर आप देखेंगे तो आपने IE की वैल्यू जो है वो IB के टर्म में लिख रखी है ऑलरेडी। अगर आप देखें यहां पर फर्स्ट कैलकुलेशन में तो IB और IE में आपने रिलेशनशिप देख लिया है, IB इज इक्वल टू माइनस IE अपॉन 1 प्लस HFE। तो आप ये रिलेशनशिप भी यूज कर लीजिए यहां पर। तो IB की वैल्यू आपकी क्या है, माइनस IE अपॉन 1 प्लस HFE। तो इन दो रिलेशनशिप का यूज करके, चूंकि दोनों IB है इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे। तो आप क्या लिख सकते हैं, V1 अपॉन HIE माइनस माइनस आप कैंसिल कर दीजिए, IE अपॉन 1 प्लस HFE। तो यहां पर अगर आप देखेंगे अब V1 अपॉन IE अगर आप करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू HI अपॉन 1 प्लस HFE। तो आप लिख लीजिए V1 अपॉन IE इज इक्वल टू HIE अपॉन 1 प्लस HFE। तो ये आपका वैल्यू हो गया R इन का। तो बेसिकली इस तरीके से आप इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं इन केस ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर। तो ये हमारी वैल्यू है इनपुट रेजिस्टेंस की। आप देख सकते हैं इनपुट रेजिस्टेंस जो है HI जो हमें कॉमन इमीटर में मिला था उसके कंपैरिजन में 1 प्लस HFE से डिवाइड हो गया है। इसका मतलब इनपुट रेजिस्टेंस आपका रिड्यूस हो गया है। बेसिकली ये सारे कंपैरिजन इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन और करंट गेन तीनों कॉन्फ़िगरेशंस के लिए मैं आपको लास्ट में शो करूंगा कि किसमें आपको किस टाइप की वैल्यूज मिलती हैं। लेकिन अभी के लिए आपको ऑब्जर्व करते चलना है सारी चीजों को, ताकि जब हम लास्ट पे कंपेयर करें तब आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए।
तो ये हमारा हो गया आर इन का फॉर्मूला। नाउ जो नेक्स्ट चीज हमें कैलकुलेट करनी है यहां पर वो है वोल्टेज गेन। तो थर्ड पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है वोल्टेज गेन, एवी। तो बेसिकली जो एवी होता है, वोल्टेज गेन होता है, ये आपका होता है आउटपुट वोल्टेज, जिसे आपने वी नॉट के नाम से ही लिखा हुआ है, और होता है इनपुट वोल्टेज। अब आप जानते हैं इनपुट वोल्टेज आपने क्या लिया हुआ है, V1। तो V0 अपॉन V1, ये रिलेशनशिप अब आपको यहां पर अचीव करना है। तो अगर आप देखेंगे V0 अपॉन V1 का रिलेशनशिप, तो देखिए आप सिंपली V0 की वैल्यू लिख सकते हैं IL इंटू RL डैश, क्योंकि V0 आपने RL डैश के अक्रॉस लिया है और करंट क्या जा रही है, IL। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपने हर बार किया है, हर एक कैलकुलेशन में आपने किया है, प्रीवियस लेक्चर में भी। V1 की वैल्यू अब आपने यहां पर अचीव कर ली है। अगर आप देखेंगे प्रीवियस कैलकुलेशन में, तो V1 की वैल्यू आपने यहां पर कैलकुलेट की हुई है, IB इज इक्वल टू माइनस V1 अपॉन HI, या आप चाहें तो यहां से देख सकते हैं डायरेक्टली V1 इज इक्वल टू IE इंटू HI अपॉन 1 प्लस HFE। तो आप इस तरीके से V1 की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, लेकिन आपको मेन रिलेशनशिप देखना पड़ेगा। मेन रिलेशनशिप जो है आपका वो है IL इंटू RL डैश, ठीक है। तो IL की वैल्यू जो है आपकी वो IB के टर्म में मिलती है। IL आपने लिख रखा है, आप देखेंगे अगर यहां पर, तो IL आपने लिख रखा है माइनस HFE IB। तो आप चूंकि जानते हैं IL आपका माइनस HFE IB है, तो आप इस तरीके से पुट करिए V1 का फॉर्मूला कि जिसमें IB आ रहा हो। तो अगर आप देखेंगे ये जो आपका इक्वेशन है, इसमें अगर आप देखें V1 की वैल्यू आप लिख सकते थे बाय यूजिंग KVL, जो आपने इक्वेशन लिखा है V1 की वैल्यू आप लिख सकते थे माइनस IB इंटू HI। सिंपली आप ऊपर वाले इक्वेशन से देख लीजिए, V1 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस IB इंटू HI। तो अगर आप यहां से V1 की वैल्यू लिख लें माइनस IB इंटू HI, और उसके बाद जैसा हमने डिस्कस किया कि IL की वैल्यू जो है, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है आपकी माइनस HFE IB। तो यहां पर माइनस माइनस जो है आपका वो कैंसिल हो जाएगा, और साथ ही साथ IB भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जो आपको इक्वेशन मिलेगा वो आपको मिल जाएगा HFE RL डैश अपॉन HIE। ये आपका हो जाएगा कॉमन बेस के लिए वोल्टेज गेन का फॉर्मूला। तो ये जो हमने फॉर्मूला अचीव किया है वोल्टेज गेन का, अगर आप इस फॉर्मूले को देखें और अगर आप कॉमन इमीटर वाले फॉर्मूले से कंपेयर करें, तो आप देखेंगे फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। वहां पर हमने लिखा था माइनस HFE RL डैश अपॉन HI, और जैसा मैंने आपको कॉमन इमीटर में भी बोला था कि कॉमन इमीटर जो है, अब कॉमन इमीटर जो है वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में मिल रही है। इसका मतलब यहां पर कोई फेज शिफ्ट प्रोवाइड आपको नहीं होती है, आपको 0 डिग्री फेज शिफ्ट मिलती है, ठीक है। ये कंपैरिजन भी हम लास्ट में देखेंगे बहुत डिटेल में। तो यहां पर फॉर्मूला याद रखने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि दोनों फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ माइनस साइन का यहां पर फर्क है। क्लियर अच्छे से? तो ये होता है आपका वोल्टेज गेन इन केस ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर। नाउ जो नेक्स्ट पैरामीटर हमें कैलकुलेट करना है वो है हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस। तो आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए फिर से आप सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जैसा आपने एक्चुअल एच पैरामीटर मॉडल में किया था, या जैसा आपने कॉमन इमीटर अप्रोक्सीमेटेड एच पैरामीटर मॉडल में किया था प्रीवियस लेक्चर में। हमने सिर्फ एक ही रूल देखा है कि आपको VDC अपॉन IDC कैलकुलेट करना है जब भी आपको आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, और इसके लिए मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि VS को आपको क्या कर देना है, शॉर्ट सर्किट। जो आपके इंडिपेंडेंट सोर्स रहेंगे उसको आपको क्या करना है, शॉर्ट सर्किट, अगर वो वोल्टेज सोर्स है, और करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट। क्योंकि हम यहां पर वोल्टेज सोर्स यूज करते हैं इसलिए हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है आपका, और आपको यहां पर फिगर को क्या करना होगा, रीड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने यहां पर आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने RL डैश लोड को रिमूव कर दिया है और VDC और IDC यहां पर अप्लाई कर दिया है, DC वोल्टेज DC करंट। और इसके अलावा हम लोगों ने यहां पर जो VS को शॉर्ट सर्किट किया है, तो उसके कारण से आप देख सकते हैं कि RS और RE जो है वो दोनों के दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, और जैसा हमने हर एक लेक्चर में किया है वैसा ही हम यहां पर भी करेंगे। दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम एक साथ मिलाकर क्या बोल सकते हैं, RS डैश, ठीक है। तो RS डैश RS पैरेलल RE, इस तरीके से आप यहां पर यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमने अब फिगर ड्रॉ कर लिया है, हमारा टारगेट है VDC और IDC का कैलकुलेशन, बेसिकली VDC अपॉन IDC। तो अगर आप यहां पर देखें
तो आईडीसी की जो वैल्यू होगी आपकी वो आपको क्लियरली विजिबल है, एच एफ ई इंटू आई बी है। आप एच एफ ई इंटू आई बी करके आईडीसी यहां पर अचीव कर सकते हैं, लेकिन आपको यहां पर वीडीसी और आईडीसी में रिलेशनशिप चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखें वीडीसी और आईडीसी में, या वीडीसी निकाल पाने का कोई तरीका है नहीं, यहां पर कोई रिलेशनशिप आप डेवलप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप केवीएल चलाने की भी सोचें तो एचएफई आईबी जो है उस करंट सोर्स के अक्रॉस आपको वोल्टेज की वैल्यू पता नहीं है और वो आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। तो फिर आप किस तरीके से यहां पर कैलकुलेशन देखेंगे? तो यहां पर अगर आप देखेंगे आईडीसी इज इक्वल टू एचएफई आईबी, तो जब हमारे पास वीडीसी के लिए केवीएल लगाने का कोई ऑप्शन ना दिखे हमें, तो हमें क्या करना चाहिए, फिर आईडीसी के बारे में ही सोचना शुरू करना चाहिए। अब देखिए जो आईडीसी है वो आईबी पर डिपेंड कर रहा है, तो अगर हम यहां पर आईबी की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो आप देखिए यहां पर सिंपली आपका केवीएल लग रहा है, फिर से आईबी इंटू एच आई, और यही करंट जो है आईबी प्लस एचएफई आईबी, ये दोनों करंट मिलके कहां से जा रही है, आपकी आर एस डैश के अक्रॉस। तो अगर आप यहां पर केवीएल लगाते हैं तो देखिए बाय केवीएल आप क्या लिखेंगे, IB इंटू एच आई प्लस आर एच डैश। अगर आप आर एच डैश से देखें तो जो करंट है वो IB और HFE IB दोनों मिलकर है, तो आप क्या लिखेंगे, IB प्लस HFE इंटू IB इज इक्वल टू क्या कर देंगे आप यहां पर 0। तो यहां से अगर आप देखिए ध्यान से तो IB जो है वो पूरी तरीके से कॉमन आ रहा है। IB को कॉमन निकाल लेने के बाद क्या क्या बचेगा आपका, HI प्लस आर एच डैश प्लस आर एच डैश इंटू HFE इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो अगर आप इस वैल्यू को ध्यान से देखेंगे तो HI 0 नहीं होता है, आर एच डैश भी 0 नहीं है, HFE भी 0 नहीं है। तो अगर इस पूरे इक्वेशन को 0 होना है तो किसे 0 होना होगा, IB को क्या होना होगा, 0 होना होगा। ठीक है, तो IB आपकी वैल्यू आ जाएगी 0, और IB के 0 आते ही आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो IDC है, IDC भी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। और अब आप समझ गए होंगे कि VDC का कैलकुलेशन भले ही आप ना कर पाए, लेकिन अगर आपको IDC 0 मिल गई है तो इससे आप R आउट की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं, VDC अपॉन IDC मींस VDC अपॉन 0। तो यहां से जो आपका RO हो जाएगा, आउटपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो बेसिकली यहां से आपको आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर आप देखेंगे तो कॉमन इमीटर में भी आपको यही मिला था, इन्फिनिटी। लेकिन यहां पर एक स्पेशल पॉइंट है, एक स्पेशल केस है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जैसा हमने कॉमन इमीटर में भी किया हुआ है, कि अगर आप HOE का इफेक्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है, इफ वी कंसीडर इफेक्ट ऑफ HOE, देन जो आपका आंसर होता है RO का वो आपका हो जाता है 1 प्लस HFE अपॉन HOE। तो ये आंसर आप ध्यान में रख सकते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब भी आप HOE का इफेक्ट कंसीडर करेंगे तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। लेकिन ये आपके लिए एक्स्ट्रा केस है, जो मेन आंसर होगा वो आपका इन्फिनिटी होगा। अप्रोक्सीमेटेड H पैरामीटर मॉडल से जब भी आप कॉमन बेस एम्पलीफायर के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो आपको आंसर हमेशा क्या मिलता है, इन्फिनिटी मिलता है आउटपुट रेजिस्टेंस का। यहां पर एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, कि हमने 4 पैरामीटर कैलकुलेट किए हैं, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन और करंट गेन। अगर आप अपने प्रीवियस लेक्चर्स पे नोट्स को अपने देखेंगे तो जब हमने अप्रोक्सीमेटेड मॉडल कंसीडर नहीं किया था, जब हमने पूरा H पैरामीटर मॉडल डिस्कस किया था, तो वहां पर हमने 4 पॉइंट्स और कैलकुलेट किए थे, AVS, AIS, इसके अलावा RIN डैश और RO डैश। तो वहां पर जो हमने फॉर्मूले यूज किए थे, RIN डैश के लिए हमने यूज किया था RIN पैरेलल RA, RO डैश के लिए हमने यूज किया था RO पैरेलल RB, AVS के लिए हमने यूज किया था AV इंटू RIN डैश अपॉन RIN डैश प्लस RS, और AIS के लिए हमने यूज किया था AI इंटू RS डैश अपॉन RS डैश प्लस RIN। तो ये चारों फॉर्मूले जो होंगे वो आपके हर जगह सेम होने वाले हैं, चाहे आप कॉमन इमीटर पढ़ें, कॉमन बेस पढ़ें, कॉमन कलेक्टर पढ़ें। तो जो वो 4 फॉर्मूले वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उन फॉर्मूलेस में कोई चेंज नहीं होगा। जो मेन होता है, जो बेसिक कैलकुलेशन होता है, वो आपका हर बार डिफरेंट होने वाला है। तो अब आपको सिर्फ AV, AI
आरओ और आर इन के फॉर्मूले पे ही फोकस करना है। वो 4 फॉर्मूले आपके एज इट इज सेम रहने वाले हैं, ठीक है, जो हमने मेन एच पैरामीटर मॉडल में डिस्कस किए थे। क्लियर है अच्छे से? तो आई होप जो हमने अभी पूरे के पूरे कैलकुलेशन देखे हैं वो आपको यहां पर बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और ये जो सेकंड लर्निंग आउटकम है, कैलकुलेशन ऑफ पैरामीटर्स ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर, ये आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।